सोचिए अगर दुनिया के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक स्टैंड ऑफ में अचानक एक डिसाइसिव शिफ्ट आ जाए। अगर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान प्रेशर और प्रॉक्सी टेंशन से निकलकर एक ऐसी डील तक पहुंच जाएं जो सस्टेनेबल हो। चंद दिहाइयों से ईरान ग्लोबल फाइनेंशियल और एनर्जी सिस्टम के पेरिफेरी पर ऑपरेट करता रहा है, सैंक्शंस के नीचे, कंस्ट्रेंट एक्सेस के साथ और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स पर डिपेंड करते हुए। लेकिन अगर डील मटेरियलाइज होती है तो ये सिर्फ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नहीं होगा, ये एक लेयर्ड चेन रिएक्शन ट्रिगर करेगा फाइनेंस, एनर्जी और ग्लोबल मार्केट्स के अक्रॉस। असल शॉक सिनेरियो ये है, एस्केलेशन नहीं, री इंटीग्रेशन। पहला डोमिनो, फाइनेंस। सबसे पहला इम्पैक्ट फाइनेंशियल फ्रंट पर सामने आएगा। ईरान के सिग्निफिकेंट ऑयल रेवेन्यू सालों से एक्सटर्नल अकाउंट्स में इमोबिलाइज्ड हैं। ये फंड्स किसी एक जगह पार्क नहीं बल्कि मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस में फ्रेगमेंटेड हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन $7 बिलियन साउथ कोरिया में, $6 बिलियन से ज्यादा इराक में, करीबन $20 बिलियन चाइना में और कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट्स जापान और लग्जमबर्ग में मौजूद हैं। यहाँ क्रिटिकल नुआंस ये है, ये कोई कंसोलिडेटेड $100 बिलियन रिलीज नहीं, ये डिस्पर्स्ड, कंटेस्टेड और पॉलिटिकली कंडीशनल एसेट्स हैं। लेकिन अगर सैंक्शंस जेन्युइनली ईज होते हैं तो पार्शियल लिक्विडिटी भी मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक्स को शिफ्ट कर देती है। ये फंड्स रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करते हैं, करेंसी को स्टेबलाइज करते हैं, इंपोर्ट्स को फैसिलिटेट करते हैं और फिस्कल प्रेशर्स को ईज करते हैं। मगर इससे भी ज्यादा फंडामेंटल चीज कॉन्फिडेंस रिस्टोरेशन है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटिमेंट ड्रिवन नहीं होती, रूल बेस्ड होती है। जैसे ही क्रेडिबल लीगल सिग्नल्स इमर्ज करते हैं, बैंक्स, इंश्योरर्स और इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क कैलकुलस को रिकैलिब्रेट करते हैं और ये कॉन्फिडेंस शिफ्ट अक्सर कैपिटल इनफ्लो से ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। दूसरा डोमिनो, ऑयल। अगला असर एनर्जी डोमेन में नजर आता है। सैंक्शंस के बावजूद ईरान ऑलरेडी सब्सटेंशियल ऑयल एक्सपोर्ट करता रहा है, मगर लार्जली इनडायरेक्ट चैनल्स और डिस्काउंटेड प्राइसिंग के साथ। इस फ्लो का बड़ा हिस्सा चाइना एब्जॉर्ब करता है, अक्सर इंटरमीडियरीज के थ्रू। इस वक्त ईरान की प्रोडक्शन रफली 3.3 मिलियन बैरल्स पर डे है, जबकि एक्सपोर्ट्स करीबन 1.6 मिलियन बैरल्स डेली के आसपास हैं। सैंक्शंस रिलीफ के बाद क्या शिफ्ट आएगा? इमीडिएट सर्ज नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल नॉर्मलाइजेशन। ईरान शैडो नेटवर्क से निकलकर फॉर्मल मार्केट्स में एंटर करेगा, बेटर प्राइसिंग, रिड्यूस्ड इंटरमीडिएशन और मिनिमल लीकेज के साथ। एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं कि कुछ महीनों के अंदर प्रोडक्शन तकरीबन 500,000 बैरल्स पर डे तक इंक्रीमेंट कर सकती है। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के लिए ये इंक्रीमेंट भी मटेरियली सिग्निफिकेंट होती है। तीसरा डोमिनो, प्राइसेस और हॉर्मूज। अब फोकस शिफ्ट होता है सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ग्लोबल पेट्रोलियम फ्लोस का करीबन 20% इस नैरो पैसेज से गुजरता है। ये सिर्फ मैरीटाइम रूट नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिक लाइफलाइन है। यहाँ इंस्टेबिलिटी हो तो प्राइसेस स्पाइक करती हैं, स्टेबिलिटी आए तो मार्केट्स कूल डाउन करती हैं। अगर यूएस ईरान डील से डिसरप्शन रिस्क मटेरियली रिड्यूस होता है तो ऑयल प्राइसेस पर इसका इमीडिएट डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, इनिशियल फेज में पोटेंशियली शार्प, क्योंकि मार्केट्स साइमल्टेनियसली इंक्रीज सप्लाई और रिड्यूस जियोपॉलिटिकल रिस्क को प्राइस इन करेंगी। ये डायनामिक ऑलरेडी ऑब्जर्वेबल है, सिर्फ नेगोशिएशन सिग्नल्स ने ही ऑयल मार्केट्स को सॉफ्टन किया है। सिंप्लीफाई करें तो ज्यादा ईरानियन सप्लाई, लोअर हॉर्मूज रिस्क और ग्लोबल मार्केट्स को ब्रीदिंग स्पेस। चौथा डोमिनो, बैंकिंग और ट्रेड। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि रीइंटीग्रेशन का कोर एक्सिस फाइनेंस है, सिर्फ ऑयल नहीं। ईरान को ग्लोबल इकोनॉमी में इफेक्टिवली री इंटर करने के लिए उसके बैंकिंग चैनल्स को रिस्टोर होना होगा, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स तक एक्सेस। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होता, इसके लिए फॉर्मल डीलिस्टिंग, रेगुलेटरी क्लियरेंस और टेक्निकल रीइंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर ये पाथवे ओपन होता है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी रैपिड होता है। ट्रेड फाइनेंस नॉर्मलाइज होती है, एविएशन सेक्टर लीजिंग एक्सेस रीगेन करता है, इंडस्ट्रियल इंपोर्ट स्ट्रीमलाइन होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स रिवाइवल ट्रेजेक्टरी पर आ जाते हैं। यानी इकोनॉमी सर्वाइवल मोड से निकलकर फंक्शनल मोड में ट्रांजिशन करती है। तो इन तमाम डोमिनोज का रीजनल और ग्लोबल स्पिल ओवर क्या है? इस सिनेरियो के गेन्स जियोग्राफिकली कंटेन नहीं रहते। एनर्जी डिपेंडेंट एशियन इकोनॉमीज जैसे चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया सबसे पहले रिलीफ एक्सपीरियंस करती हैं। लोअर ऑयल प्राइसेस और रिड्यूस सप्लाई रिस्क का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंपोर्ट कॉस्ट, इन्फ्लेशन डायनामिक्स और मैक्रो स्टेबिलिटी पर। रीजनली इराक और तुर्की जैसे स्टेट्स को भी अपसाइड मिलता है, इनहैंस ट्रेड फ्लोज, ट्रांजिट रेवेन्यूज और एनर्जी लिंकेजेस के थ्रू। ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट सटल लेकिन सिस्टेमिक होता है। वॉलेटिलिटी रिड्यूस होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी ईज होती हैं। इसलिए एक सक्सेसफुल डील सिर्फ डिप्लोमेटिक हेडलाइन नहीं होती, ये सिस्टेमिक शिफ्ट होता है। ये एक फाइनेंशियल रीसेट है, ये एक एनर्जी रिकैलिब्रेशन है और ये एक बैंकिंग नॉर्मलाइजेशन है। इस सिनेरियो में ईरान लिक्विडिटी रीगेन करता है, ऑयल फ्लोज फॉर्मलाइज होते हैं, प्राइसेस स्टेबलाइज होती हैं, ट्रेड रीओपन होता है। लेकिन फुल नॉर्मलाइजेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है।
सालों की सैंक्शंस ने एक पैरेलल इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है, डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर्स, इंटरमीडिएटेड ट्रेड और कंप्लायंस रिस्क फ्रेमवर्क्स पर बेस्ड, और ये इकोसिस्टम ओवरनाइट डिसॉल्व नहीं होगा। आखिर में क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर क्या होगा, वो इकोनॉमिक रिलीफ जो ईरान सिक्योर करता है या वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट जो ग्लोबल सिस्टम इनकर करता है ईरान को दोबारा इंटीग्रेट करने के लिए।